मैं डॉक्टर हरवीर सिंह डागुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर में कार्यरत हूँ। आज हम कौटिल्य के ऊपर पुनः चर्चा करेंगे। ये है बीए प्रथम वर्ष, बीए ऑनर्स प्रथम वर्ष और एमए प्रीवियस के राजनीति विज्ञान के सिलेबस में शामिल है। आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत के ऊपर। कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत भारतीय चिंतन परंपरा में नई देन नहीं है। कौटिल्य से पूर्व भी मनुस्मृति में आचार्य मनु ने साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसमें स्पष्ट विवरण दिया गया है, जिसमें राज्य को एक शरीर मानते हुए उसके 7 अंग माने गए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य 7 तत्वों से निर्मित है। चूँकि ये तत्व एक दूसरे के साथ इतने निकट से जुड़े हुए हैं कि ये 7 अंग जैसे ही प्रतीत होते हैं, इस कारण इन्हें 7 अंग का कहा गया है। जिस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार इनकी तुलना भी मानव शरीर के आँख, कान, हाथ, पैर इत्यादि से की गई है। जैसे पृथक पृथक आँख, कान, हाथ, पैर, नाक, इनका अस्तित्व तो है, लेकिन इनको हम शरीर नहीं कह सकते। इनको काट देने पर शरीर विकलांग या मृत हो जाता है। उसी प्रकार राज्य के ये अंग राज्य से पृथक नहीं रह सकते। यदि इनमें से किसी अंग को हटा दिया जाए तो राज्य विकलांग और निरर्थक हो जाएगा। इस रूपक को आचार्य कौटिल्य ने यथार्थ रूप देने का प्रयत्न किया। उन्होंने राज्य के प्रत्येक अंग को कार्य एवं महत्व की दृष्टि से मानव शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के तुल्य सिद्ध किया। राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं और इनकी तुलना मानव शरीर से कैसे की गई है, ये बताते समय मैं पहले 7 अंग गिनाना चाहूँगा। 7 अंग हैं स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, सेना, दुर्ग और पुर या जनपद। स्वामी अर्थात राजा स्वयं, जिसकी तुलना राज्य के सिर से की गई है। अमात्य अर्थात मंत्री या मंत्रिपरिषद, जिसकी तुलना राज्य की आँखों से की गई है। सुहृदय अर्थात राजा के मित्र, ये राज्य के कान हैं। कोश अर्थात राज्य का मुख। सेना राज्य का मस्तिष्क कहा गया है, जिसे आचार्य मनु ने दंड कहा था। दुर्ग ये राज्य की बाहें हैं तथा पुर या जनपद अर्थात भूमि या प्रजा, इनकी तुलना राज्य की जंघाओं से की गई है। इस प्रकार साप्तांग सिद्धांत न केवल राज्य के सावयव स्वरूप, सावयव अर्थात ऑर्गेनिक फॉर्म का निरूपण करता है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि राज्य के किस किस अंग का क्या क्या कार्य है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत से ये भी पता चलता है कि राज्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। अन्य अर्थों में ये कहा जा सकता है कि राज्य का अस्तित्व तभी संभव है जब उसमें राजा, मंत्री, मित्र, कोश, सेना, दुर्ग और जनपद का समावेश किया जाए। आधुनिक युग में राज्य के अस्तित्व के लिए इन सभी तत्वों को आवश्यक नहीं समझा जाता। इनमें से प्रथम और अंतिम अर्थात राजा, वर्तमान समय में जिसे हम सरकार या पूर्व सत्ताधारी कहते हैं, और भूमि, प्रजा, जिसे उन्होंने पुर या जनपद कहा, ही पर्याप्त माने गए हैं। अन्य तत्वों को गौड़ कर दिया गया है। क्योंकि मंत्री राज्य को चलाने के लिए आवश्यक तो हैं, परंतु वे वर्तमान में राज्य के अस्तित्व की बुनियादी शर्त नहीं माने गए। मित्र विदेशी मामलों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक हैं। कोश ये वित्त विभाग का सूचक है। सेना और दुर्ग
ये रक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। ये सभी तत्व राज्य प्रशासन के लिए अति आवश्यक हैं, परंतु इन्हें उस अर्थ में राज्य के अंग नहीं माना जा सकता जैसा कि पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत राज्य की जैव या ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट में कहा गया। आधुनिक युग में विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा और न्यायालय को भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना गया है, लेकिन कौटिल्य के युग में इनकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कानून के निर्माण की आवश्यकता तब इतनी नहीं थी। धर्म और लोकाचार ही सर्वमान्य कानून थे। न्याय राजा स्वयं किया करता था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राज्य का साप्तांग सिद्धांत राज्य के मूल तत्वों और राज्य के आंगिक सिद्धांत का मिलता जुलता स्वरूप है, लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा में आचार्य मनु, कौटिल्य और शुक्र तीनों ने ही साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये तीनों ऑर्गेनिक थ्योरी में विश्वास रखते थे और सातों अंगों को राज्य के लिए आवश्यक मानते थे। इनके अनुसार बिना किसी एक अंग के राज्य रह नहीं सकता, इसलिए सातों अंग अनिवार्य हैं।